तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको कुछ अपडेट दे देता हूं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले दिल्ली में एक स्विट्ज़रलैंड की लड़की नीना बर्गर, उसका कत्ल हुआ था। पूरी कहानी आपको डिटेल में सुनाई थी। पिछले 4-5 दिनों से पुलिस उस मामले की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली में एक सरकारी अस्पताल है, दीन दयाल उपाध्याय, DDU। इसी अस्पताल के मुर्दाघर में 20 तारीख को चूंकि नीना की लाश मिली थी कार में, तब से लेकर आज 5 दिनों से मुर्दाघर में लाश पड़ी है। लाश का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और उसकी वजह यह है कि नीना का कोई रिश्तेदार अभी तक पहुंचा नहीं है। आपको पता था कि नीना स्विट्ज़रलैंड की रहने वाली है, वहाँ के ज्यूरिख शहर की, और 11 अक्टूबर को यहाँ आई थी। उसे गुरप्रीत नाम के उसके एक दोस्त ने बुलाया था और फिर गुरप्रीत ने 18 अक्टूबर को उसका कत्ल कर दिया था। तो स्विस एम्बेसी के थ्रू दिल्ली पुलिस स्विट्ज़रलैंड में रिलेटिव तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। एक रिश्तेदार तक पहुंची भी। उस रिश्तेदार ने ये बताया है कि उनका परिवार नीना का दिल्ली आने में लाचार है, मजबूर है, और इसीलिए अभी तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं। अब स्विस एम्बेसी के थ्रू जो भी होगा वो आगे की कार्रवाई होगी। तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि 16 अक्टूबर को गुरप्रीत ने जनकपुरी इलाके में, दिल्ली में, ये वेस्ट दिल्ली में है, वहाँ से एक शॉप से उसने 600 रुपये की जंजीर खरीदी थी और एक ताला, और उसी जंजीर से नीना के हाथ पैर बांधे थे, ताला लगाया और फिर गला घोट कर उसका कत्ल कर दिया। तफ्तीश में यह भी पता चला है कि वो बार बार बयान बदल रहा था, तो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। उसकी रिपोर्ट जो आई है शुरुआती, वो ये है कि वो बड़ा डिस्टर्ब बिहेवियर है उसका। तो अब ये क्या है आगे इस केस में, उसका क्या मतलब होगा, आगे पता चलेगा। उसे घर से अब पता चला कि 2.5 करोड़ रुपए मिले थे। उसके मोबाइल से पता चला कि उसमें करीब 30 फॉरेन की जो लड़कियां हैं, विदेशी लड़कियां, उनके नंबर थे। तब पुलिस इस पहलू से भी जांच कर रही है कि घर के अंदर 2.5 करोड़, एक स्विस लेडी का कत्ल, 30 विदेशी लड़कियों के नंबर फ़ोन में, तो कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है। तो ये बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो 2.5 करोड़ है उसके बारे में वो सही जवाब नहीं बता रहा, ना हिसाब किताब दे पा रहा कि ये पैसे कहाँ से आए। तो खैर, इस मामले की तफ्तीश चल रही है। और एक बेकसूर बेचारी जो एक दोस्त के भरोसे पर स्विट्ज़रलैंड से दिल्ली आई, 5 दिन से एक अस्पताल के मुर्दाघर में उसकी लाश पड़ी है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बार बार लगातार कितनी बार मैंने एक बात कही है आप सभी से कि जुर्म की दुनिया में जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है वो है रिश्तों का खून। और मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि ऐसा एक भी रिश्ता बचा नहीं जिसका खून ना किया गया हो। आज की जो कहानी है, एक कत्ल है लेकिन 3 रिश्ते हैं, और तीनों रिश्ते भी बड़े करीबी। और कैसे वो उस कत्ल को अंजाम देते हैं और किस बात पर अंजाम देते हैं। लास्ट में जब आप वजह और बाकी चीज़ें सोचेंगे तो हो सकता है जो फसाद की जड़ इस झगड़े में, इस कहानी में है, आपको लगेगा कि शायद हर दूसरे तीसरे घर की ये कहानी हो सकती है, माइनस मर्डर। कत्ल की इस कहानी पर याद आया, हालांकि ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। 1990 से 1996, 6 साल के दरमियान पूना में 2 महिलाएं एक के बाद एक जिस तरीके से कत्ल करती हैं, करीब 30-40 बच्चों का कत्ल, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है। और आप इसको कुकू FM के प्लेटफॉर्म पर किलर सिस्टर के नाम से ऑडियो बुक है, वहाँ सुन सकते हैं। तो कुकू FM के प्लेटफॉर्म पर जाएं और किलर सिस्टर ऑडियो बुक सुनें। और इस ऑडियो बुक को अब तक 32,000 से भी ज़्यादा लोग सुन चुके हैं, और ख़ास बात यह है कि इसकी 4.2 की टॉप रेटिंग भी है। कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं। पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। कहानी आगरा की है। आगरा में एक बैंक मैनेजर, अच्छे खासे घर का लड़का, सचिन उपाध्याय नौकरी करता था।
7 साल पहले उसकी शादी हुई, तब वो अपने गांव में रहा करता था। बाद में पढ़ाई लिखाई एग्ज़ाम देने के बाद वो बैंक मैनेजर लग गया। अब शादी होने के बाद शुरुआत में उसने अपनी बीवी, जो उसको अपने साथ रखा करता था, बेटी यानी कि उसके ससुर की बेटी और उसकी बीवी, नाम था प्रियंका, सचिन की वाइफ प्रियंका। तो शादी के बाद वो गांव में रहने लगा, लेकिन प्रियंका को जो है वो अपने ससुराल के लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि नहीं, हम कहीं अलग बड़े शहर में रहें, अकेले रहें, सास ससुर ननद देवर ये सब जो भी हैं, ये सब रिश्ते बोझ हैं, अलग रहें। इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता, बीवी रूठ जाती, सचिन परेशान, सचिन के घर वाले परेशान। सचिन के माँ बाप के पास पैसे ठीक ठाक थे, बेटे से बहुत प्यार थी, उन्हें लगा बेटे की गृहस्थी, उसकी शादी, उसकी ज़िंदगी। बहुत सारे घर में ऐसा होता है। उनका चलो बहू की खुशी के लिए उसे एक शहर में घर दिला देते हैं। इसके बाद उन्होंने, चूँकि बेटे की नौकरी अब आगरा में लग चुकी थी, वो बैंक मैनेजर था, तो वहीं पर आगरा में एक पॉश एरिया में एक फ्लैट खरीद कर सचिन के पिता ने अपने बेटे और बहू को गिफ्ट कर दिया, जाओ इसी फ्लैट में तुम दोनों आज़ाद रहो, अकेले रहो, हम बूढ़े माँ बाप इन सबको छोड़ो। न चाहते हुए भी सचिन अपने घर वालों की खुशी और बीवी की खुशी के लिए फिर आगरा शिफ्ट हो गया। अब अपनी बीवी के साथ रहने लगा। बीवी भी आगरा में रहना चाहती थी, क्योंकि आगरा में ही उसका मायके था। उसके पिता एक वकील थे और कलेक्ट्रेट में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। एक भाई था, ठीक ठाक उसका भी जलवा था। तो प्रियंका आगरा में रहने लगी सचिन के साथ और सब कुछ ठीक चल रहा था। 7 साल बाद शादी को अब हो चुके थे, लेकिन अब भी एक चीज़ थी, अलग तो हो चुकी, ससुराल वालों से, माँ बाप से उनका बेटा छीन कर वो उसे अपने घर तो ले आई, लेकिन अब बेटा है, कभी कभार त्यौहार पर या आम मौक़ों पर वो अपने घर वालों, अपने माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए तो जाएगा, हर बेटे का फ़र्ज़ जाना चाहिए। लेकिन प्रियंका को ये बात भी बर्दाश्त नहीं थी। उसे लगता था कि ये अपने घर क्यों जाता है, यहाँ नौकरी है, यहाँ घर है, मैं उसकी बीवी हूँ, तो फिर माँ बाप और बाकी भाई बहन उन सब का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सचिन का भाई भी था, बहन भी थी, तो वो इन रिश्तों से कैसे दूर हो सकता था, और जिनके साथ वो 25-30 साल तक पला बढ़ा, जवान हुआ, और जिससे भी शादी को 5-7 साल हुए हैं, उन 5-7 साल के लिए वो 30 साल के रिश्ते को कैसे ठुकरा सकता था। ठुकराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर फ़र्ज़, हर जिम्मेदारी को आपको निभाना होता है। लेकिन प्रियंका खुश नहीं थी। वो बार बार जब भी अपने घर जाता, अपने घर वालों से मिलता, प्रियंका उससे लड़ती, झगड़ा करती, अपने पिता से, अपने भाई से भी शिकायत करती। पिता भाई वहाँ थे, थोड़े से उनकी सोसाइटी में ठीक ठाक थी, क्योंकि वकील थे तो धौंस वौस भी दे देते थे। तो सचिन को इन सारी चीज़ों में दब कर रहना पड़ता था। बट यहाँ तक भी ठीक है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, लेकिन प्रियंका और उसके घर वाले इससे हद से आगे निकल गए। जब कई बार वो घर जाता और लौट कर अगर पलट कर जवाब देता, तो पहले तो प्रियंका ही उसे पीट देती अपने बाप और भाई के नाम पर, फिर बाप भाई को बुलाती, वो अलग उसे पीटते, और वो खामोशी से ये सारा जुल्म सहता रहता, घर वालों को भी नहीं बताता। लेकिन फिर 10 अक्टूबर, इसी महीने की बात है, 10 अक्टूबर को फिर घर में झगड़ा हुआ, और इस बार जो झगड़ा हुआ था वो अलग वजह थी। झगड़े की वजह ये थी कि सचिन के पिता, उन्होंने एक पेट्रोल पंप निकल रहा था, उसकी नीलामी हो रही होगी या फिर बोली लग रही है, तो उस पेट्रोल पंप के लिए अपने छोटे बेटे के नाम पर पर्ची भर दी, और सचिन की भी इसमें सहमति थी। उसने कहा मैं तो बैंक में जॉब करता हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, छोटा भाई बेरोज़गार है, कम से कम पेट्रोल पंप मिल जाएगा तो वो अपना ये बिज़नेस संभालेगा। भाइयों में बड़ा प्यार था। ये बात प्रियंका को पता चल गई। प्रियंका इस बात पे नाराज़ कि तुम्हारे बाप ने अपने छोटे बेटे के नाम पर पेट्रोल पंप की एप्लीकेशन क्यों भरी, तुम्हारे नाम पर क्यों नहीं। ये भी बहुत सारे घरों में होता है। तो उसने बताया कि देखो भाई मेरा बेरोज़गार है, पेट्रोल पंप मिल गया तो उसकी भी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी, फिर वो भी शादी वादी हो जाएगी। लेकिन प्रियंका ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ये तुम्हारे नाम पे होना चाहिए था ताकि हम लोगों को मिले। अब इस बात पर फिर उसने बाप और भाई को बुला लिया। बात है 10 अक्टूबर की। उन लोगों ने भी उसे, बल्कि 11 अक्टूबर की बात है, माफ़ कीजिएगा, और ये 11 अक्टूबर को ही
इन लोगों ने इस बात पर झगड़ा शुरू किया। फिर झगड़ा इतना बढ़ा कि पहले प्रियंका ने खूब हाथ उठाए, फिर उसके भाई ने अपने जीजा पर, फिर ससुर ने अपने दामाद पर, और इस बुरी तरह से पिटाई की, इस बुरी तरह से कि खून से लथपथ सचिन बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर तब भी वो उसको मारते पीटते रहे। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये बेहोश नहीं है, मर चुका है। सचिन की मौत हो गई थी, अपनी ही बीवी, अपने ही साले और अपने ही ससुर के हाथों। अब यह कत्ल का मामला था। घर में लाश पड़ी थी। अब तीनों घबराते हैं। इस दौरान में अब सचिन की एक आदत भी थी कि वो अपने घर पे फ़ोन करता था, नहीं तो घर से आ जाता था। तो अब सचिन के घर से तो फ़ोन नहीं आया। प्रियंका डरी, उसने ही सचिन के बाप को फ़ोन कर दिया कि उनके मोबाइल की बैटरी वो ठीक नहीं है, ख़त्म हो गई है और आज थके हुए हैं तो जल्दी आकर सो गए। बाप को लगा चलो, कई बार वो बोल देती थी। तो घर वाले इत्मीनान में। अब इधर घर में लाश पड़ी है, क्या करें अब इस लाश का। तो तीनों ने तय किया कि इस लाश को रात के अंधेरे में कहीं ठिकाने लगा देंगे। लेकिन इसके बाद चूंकि फादर वकील हर चीज़ जानता है, कहाँ से बचना है, कहाँ से फंसाना है, कानूनी दांवपेच, सबूत, सुराग, तो लोगों ने रैकी की घर के आसपास फ्लैट के, तो देखा बहुत जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब कितने कैमरे को आप हटाओगे, या हटाओगे तो पकड़े जाओगे, तब भी कैमरे में आ जाएंगे, आप हटाते या बंद करते। तो उन्हें लगा कि अगर घर से इस लाश को लेकर निकलते हैं तो किसी न किसी कैमरे में कैद हो जाएंगे, तो इसलिए अब लाश तो बाहर नहीं जा सकती। उन्हें एहसास हो गया, तो अब लाश का क्या करें। उन्होंने कहा प्लान करते हैं, सोचते हैं। अब प्लान कर रहे हैं। रात तब तक कमरे की सफाई हुई, घर की सफाई हुई, खून से सने हुए चादर को धो दिया गया, सब टांग दिया गया, पूरा फर्श सब कुछ साफ सफाई हो गई। लाश रूम में पड़ी है। इसके बाद बेटी, उसके भाई और उसके पिता, तीनों ने बाकायदा कड़ी, चावल, रोटी, उनके घर में एक मेड, 2 मेड आती थी, एक सफाई करने, एक खाना बनाने, तो उसने सबने खाना खाया, ऐसा मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 11 अक्टूबर की रात बीत गई। लाश कमरे में है। देर रात इसके बाद ढली, लाश बाहर निकाल नहीं सकते थे। सुबह हो गई। सुबह तीनों बाप बेटी और बेटे में बात हुई। बाप और बेटा घर से निकल गया प्रियंका को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर। अब प्रियंका लाश के साथ अकेली। सुबह मेड आई, मेड ने सफाई की। उसने कहा साहब का कमरा छोड़ दो, वो सो रहे हैं, डिस्टर्ब होगा। और बाकी घर की सफाई करके वो चली गई। दूसरी मेड खाना बनाने वाले आई, उससे भी खाना बनाया। लाश पति के कमरे में है, फिर खाना बना, मेड भी चली गई। अब ये है कि क्या करें। अब करीब 16-17 घंटे हो गए थे लाश को घर में रखे हुए। दिन आ गया था, दोपहर हो गई। तब इसने ये पड़ोसी के पास जाती है अपनी प्रियंका और कहती है कि मेरी मोबाइल की बैटरी का शीशा टूट गया, नंबर दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पापा को एक कॉल करना है। उसके बाद वो लेकर पापा को कॉल करती है। फिर पापा उससे कुछ बताते हैं। फिर उसके बाद ये अपने एक रिश्तेदार को, इसके फादर ही कुछ बताते हैं। वो रिश्तेदार अब गांव फ़ोन करता है सचिन के बाप को और कहता है कि एक गिरकर और इस तरीके से, पता नहीं गिरा है या खुदकुशी है, आपके बेटे की मौत हो गई है। सुनकर गांव में सचिन के घर वालों पर पहाड़ टूट पड़ा। बदहवास लोग भाग कर आते हैं। लाश तब भी कमरे में थी। पुलिस को खबर दी नहीं गई थी। जब उन्होंने लाश की हालत देखी, देखा सर से पैर तक चोट के निशान है। माँ बाप को पहले से मालूम था कि प्रियंका के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं। 1-2 बार उसने जिक्र भी किया था। घर वालों को शक हो गया। उन्होंने कहा ना, ये सुसाइड नहीं है, ना ही ये कोई एक्सीडेंटल केस है, ये मर्डर है। अब इस बात पे बहस हो गई। तब तक प्रियंका ने अपने बाप और भाई को भी बुला रखा था। आपस में लड़ पड़े कि नहीं है, ऐसा सिंपल है, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। पर सचिन के घर वाले और उसका भाई अड़ गया। आखिर पुलिस, पड़ोसियों तक आवाज़ गई, पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आई। अब पुलिस ने देखा तो पहली नज़र में पुलिस को भी देख कर डाउट हो गया मामला क्या है। लेकिन उधर एक वकील साहब थे, बार काउंसिल के, वो भी थे, तो मामला नाजुक था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो रिपोर्ट आ गई कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर केस है।
अब इसके बाद जब पूछताछ हुई, घर में कोई और नहीं, सीसीटीवी कैमरा देखा गया, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, सिवाय बाप और भाई के। पुलिस को अंदाज़ा हो गया। पुलिस ने पहले प्रियंका, फिर उसके फादर, फिर उसके भाई, तीनों को अरेस्ट किया, पूछताछ की, सारी कहानी सामने आ गई। एक भाई के नाम पर एक बाप एक पेट्रोल पंप के लिए आवेदन देता है और एक भाई की बीवी को ये बात पसंद नहीं थी। बस इतनी सी बात पर उसने अपने हाथों से अपने भाई के साथ मिलकर, अपने फादर के साथ मिलकर अपने ही सुहाग का कत्ल कर दिया। और कैसा वो बाप और भाई जिसने इस लालच में कुछ चंद लाख रुपए के लिए अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया, उसे विधवा कर दिया। न पैसा मिला, न दौलत मिली, न बाकी कुछ मिला, बेटी का घर उजड़ गया और अब तीनों की ज़िंदगी जेल में कटेगी। सोचिए एक ऐसा रिश्ता है और कैसी लालच है, और इस चक्कर में कितने ही घर इसी तरीके से उजड़ते रहते हैं। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। ऐसी कहानी सुनकर खुद भी मन बड़ा ख़राब हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। और क्या खुद अपने घर वाले, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदारों को लेकर ऐसी सोच रखता है? एक बाप, एक भाई अपनी बहन को इस तरीके से इस रास्ते पर ले जा सकता है। लेकिन क्या करूं, इतनी लंबी फहरिस्त है इस तरह से रिश्तों के खून की कि शक करें तो कैसे करें कि ये झूठ है, सभी हकीकत है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मनीषा टंडन, इनका जन्मदिन है और मनीषा टंडन की जो मदर इन लॉ है रेनू टंडन जी, उनका कल है। तो दोनों सास बहू का आज और कल। तो आप दोनों को, मनीषा जी और रेनू जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और भेजा है ये राशल विजय टंडन ने। तो ये मनीषा के पति हैं और रेनू जी के बेटे हैं। मोहम्मद नवाब, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोहम्मद नवाब। और ये असलम कलाडिया जी ने भेजा है। साथ ही मनमीत सिंह, इनका भी बर्थडे है और जो भेजा है जिन्होंने, इनके पिता, उन्होंने अपना ही नाम नहीं लिखा, तो हैप्पी बर्थडे मनमीत। दक्ष कुमार का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दक्ष। और ये निशा कुमावत ने भेजा है और दक्ष 10th की तैयारी कर रहा है, तो ऑल द बेस्ट बेटा, खूब मेहनत से पढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो और हमेशा अच्छे रहो। इसके अलावा महिमा सिकारवर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे महिमा। और ये उषा किरण जी ने भेजा, उनकी बेटियां हैं। साथ ही अनिल कुमार प्रजापति, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल। और ये रामाश्रय प्रजापति जी के बेटे प्रशांत कुमार, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में किस केस की सुनवाई कौन जज करेगा, ये कितने जज करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट में एक जज भी सुनवाई करते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होती, 5 की भी पीठ बैठती है और 7 जजों की भी पीठ बैठती है। केसेस जो आर्टिकल या संविधान से जुड़े हुए इश्यूज होते हैं उसमें 7 जजेस बैठते हैं। और बहुत ऐसे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उसमें 5 जजों की पीठ बैठती है। जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद था, उसमें 5 जज थे। और जो होते हैं उसमें 3 भी होते हैं, कुछ में 2 में होते हैं। और आम तौर पर वैसे कौन जज किस केस की सुनवाई करेगा, इसका फैसला और बंटवारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। इसके अलावा मेधांश सचदेव और विनर्मा जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का। और मेधांश, पक्का तुमसे मुलाकात होगी, मेरा वादा है, और जल्दी होगी। साथ ही शुभम सिंह, थैंक यू सो मच यार शुभम, तुम्हारे इस प्यार भरे मेल के लिए। प्रीति झा, थैंक यू प्रीति, फिर मुझे करेक्ट करने के लिए। नवरात्रि और रामनवमी में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क तो मुझे मालूम है, बस गलती से गलती हो गई। लेकिन फिर भी शुक्रिया, आप लोग इतने बारीक नज़र रखते हो गलतियों पर भी और अच्छाइयों पर भी। कोको एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कोको एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कोको एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं।
और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड crime50 लगाएं। पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।